नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के बाद भारत को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अमेरिका ने भारत के कदम की सराहना की। यूएन ने किसी भी प्रकार के विवाद को न बढ़ने देने की दी सलाह। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा तेजी से बढ़ रही है देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया के बड़े बाजारों में है भारत। थोक महंगाई दर घटकर 21 महीने के निचले स्तर पर आई। मुख्तार अंसारी की 10 दिन की ईडी की कस्टडी रिमांड मंजूर। मुख्तार अंसारी से 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक ईडी कर सकेगी पूछताछ। मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी में 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का किया जा रहा है आयोजन। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पी और बुनकरों ने रखे अपने अनुभव और विचार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि आज। सरदार पटेल ने किया था देश का एकीकरण। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भारत के एकीकरण में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर फ्रांस पहुंचा फाइनल में। रविवार को होगा फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के बाद कई विदेशी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अमेरिका ने भारत का पक्ष लेते हुए चीन को किसी भी प्रकार के उकसावे की कार्रवाई से बचने की बात कही है। अमेरिका ने भारत के कदम की सराहना की तो यूएन ने भी किसी भी प्रकार के विवाद को न बढ़ने देने की सलाह दी है। 9 दिसंबर को भारतीय और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका ने कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी पेट राइटर ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने में भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। साथ ही कहा कि भारत चीन सीमा पर एलएसी की घटनाक्रमों पर वो नजर रखता है। उन्होंने बताया कि ऐसा देखा गया कि चीन एलएसी के साथ सैन्य बलों को इकट्ठा कर रहा है और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहा है। DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC, and we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners, and we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय की ओर से भी एक बयान सामने आया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के मामले को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की गई है। यूएन चीफ के प्रवक्ता ने कहा कि हम दोनों देशों से डी एस्केलेशन की अपील करते हैं। पहले भी चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिशें हुई हैं। हर बार भारत को दुनिया का साथ मिलता रहा है, जबकि चीन अपने पड़ोसियों के साथ उकसावे की नीति अपनाने और विस्तारवादी नीति पर काम करता रहता है, लेकिन नए भारत के सामने उसकी एक नहीं चलती। गलवान में भी चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। पीएम मोदी ने कई सार्वजनिक मौकों पर इस बात को कहा है कि शांति की पहली शर्त शक्ति होती है। भारत जितना शक्तिशाली बनेगा, पूरे इलाके में उतनी ही शांति रहेगी। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है। इसी के साथ सीमावर्ती इलाकों में भारत ने इंफ्रा विकास पर जोर दिया है। चीन के साथ लगती सीमा, चाहे लद्दाख में हो या उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश में, भारत ने सड़कों के जाल को बीते दिनों में मजबूत किया है। थोक महंगाई दर नवंबर में बीते 21 महीने के निचले स्तर पर दर्ज की गई है। यह घटकर 5.85% पर आ गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक WPI नवंबर महीने में 8.39% से घटकर 5.85% पर आ गई है। इससे पहले खुदरा महंगाई दर भी 11 महीने के निचले स्तर पर 5.88% पर दर्ज की गई थी, जबकि अक्टूबर 2022 में इसे 6.77% पर दर्ज किया गया था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में चर्चा के दौरान थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर की कमी को राहत देने वाली खबर करार दिया है।
comes to 21 months में सबसे लोएस्ट में आया है। 5.85% year on year, November 22. WPI inflation was 8.39% in October, whereas in November it's 5.85%. Food inflation, sir. Food inflation is at 2.17% versus 6.48 month on month. Prime Minister Modi and his group of ministers and officers are constantly watching and taking periodic intervention measures. As a result, you find the results coming here. केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए प्रधानमंत्री ने 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। बीएसएनएल स्वदेशी तकनीकी से विकसित 4G और 5G सेवा शुरू करेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार में प्रति जीबी डेटा 200 रुपए देने पड़ते थे, आज ये 20 से भी कम है। भारत में दुनिया की सबसे सस्ती टेलीकॉम सेवा उपलब्ध है। Honorable Prime Minister has approved a very large revival package of 1,64,000 crore. 1,64,000 crore for revival of BSNL. And this project, sir, this project will totally transform BSNL. It will transform BSNL. BSNL is going to implement indigenously developed 4G and 5G technology stack. वाराणसी में कल शाम केंद्रीय वाणिज्य वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि काशी और तमिल का बहुत पुराना संबंध है और ये धार्मिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से काफी मजबूत है। इन संबंधों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का आयोजन काशी में करके और मजबूत और ताजा कर दिया है। उन्होंने कहा कि काशी में लोग शिव का दर्शन करने आते हैं और यहां से गंगा जल ले जाकर रामेश्वरम में चढ़ाते हैं, तभी उनकी यात्रा पूर्ण होती है। इसी के साथ साथ जहां बनारस की बनारसी साड़ियां प्रसिद्ध हैं, तो तमिलनाडु में सेलम के वस्त्र और कांजीवरम की साड़ियां काफी प्रसिद्ध हैं। अब ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, पूरा निर्यात जो होता है उसके फेडरेशन के चीफ है। कहते हैं हमारा, हम तो दंग रह गए जब आज सुबह हमने देखा कि भदोही के कारपेट में कितनी संभावना है, काशी के टेक्सटाइल में कितनी संभावना है। तो संभावनाओं से जब परिचित होंगे तमिलनाडु के लोग यूपी के और काशी की संभावना और यहाँ के लोग तमिलनाडु की, तो उससे स्वाभाविक रूप से पूरे क्षेत्र को वृद्धि भी मिलेगी, बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और उन्नति होगी। तमिलनाडु काशी का एक बहुत बड़ा संपर्क है। ये कल्चरल रिलेशन है, ये आज नहीं, ये 5000 ईयर का पहले से ये संबंध है। ये अब देख लिए, ये व्यापार के लिए हमारा कांजीवरम शहरी है, इधर बनारस शहरी है, एक बहुत बड़ा लिंक है, ये एक अच्छा से लिंक भी है। इसलिए आज हम तमिलनाडु से तिरुपुर, कोयम्बतूर, करूर एंड ईरोड से बहुत और टेक्सटाइल का इंडस्ट्री लोग आज इधर आया तमिल संगम में पार्टिसिपेट करने। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत वाराणसी में 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वाराणसी के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पी और बुनकरों ने अपने अनुभव और विचार रखे। कार्यक्रम का उद्घाटन सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार रचना शाह ने किया। बुनकरों और शिल्पकारों ने काशी तमिल संगमम के इस प्रदर्शनी के लाभ भी बताए। इससे पहले मैंने कभी ऐसा न देखा न सुना कि इस तरह से हस्तशिल्पियों का उत्साहवर्धन कभी नहीं हुआ था। ये 2014 के बाद हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ, सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ये तो सरकार की एक अच्छी पहल है कि नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का, और उसमें हम कारीगरों को, मतलब मैं सिर्फ बुनकरों की बात नहीं करूंगा, तमाम कारीगरों को एक दूसरे से जब मिलेंगे तो हम उनकी चीज़ें सीखेंगे और वो हमारी चीज़ें, तो एक नई चीज़ बनकर के सामने आएगी। इसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सफल प्रयास है, और मैं बताऊं आपको कि हमारी साड़ियां तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जाती है। हमारा सबसे बड़ा वो राज्य, ऐसा राज्य है
जो कि वाराणसी की साड़ी बनी हुई तमिलनाडु में करीब करीब 60% सिर्फ तमिलनाडु खपाता है। तो ये बहुत बड़ा पहल है और मैं उनका स्वागत करता हूं कि आज ऐसा दृश्य हमारे काशी में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है। इससे एक तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और हमारे व्यापार भी इससे बहुत अच्छे मजबूत होगा। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज 15 दिसंबर से नए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम शुरू किया गया है, जिसकी लागत 7.5 करोड़ रुपए है। इससे कम दृश्यता पर भी विमान की लैंडिंग हो सकती है। जी, ये नई क्या व्यवस्था देने जा रही हैं यात्रियों को? आज 15 दिसंबर से इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो हमारे रिप्लेस्ड होके नया लग गया, नॉर्मेक का मेक है, वो लग गया है और प्रचालन में आ गया डीजीसीए की अनुमति के साथ। इससे सुविधा ये मिलेगी, जो आपने देखा होगा कोहरा में अभी तक हमको 1.5 किलोमीटर की जब दृश्यता मिलती थी तो जहाज लैंड कर रही थी और हमको कठिनाई आ रही थी, डाइवर्शन हो रहा था। इससे दृश्यता जो है आपको बहुत कम में, 1 किलोमीटर से कम में दृश्यता से 800 मीटर में 700 आई थिंक 800 मीटर तक का दृश्यता में हवाई जहाज लैंड कर पाएगी। तो डाइवर्शन कम होगा और हवाई यातायात में सुविधा बढ़ेगी, साथ में सेफ्टी भी बढ़ेगी। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है कि दृश्यता कम होने के बावजूद भी जो विमान हैं उनको लैंड कराया जा सकेगा, सुरक्षित रहेंगे यात्री, और इस तरह से उन्नत हो रहा है वाराणसी का एयरपोर्ट आर्यमा सान्याल के नेतृत्व में। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, वाराणसी। समाचार अभी और हैं, पहले लेते हैं ये विराम। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों और नेताजी मुलायम सिंह यादव के प्रति लोगों के जुड़ाव की जीत है। अखिलेश यादव मैनपुरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि मायावती ने डिंपल की जीत को भाजपा और सपा की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम बताया था। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा का चुनाव में विपक्षी एकता प्रत्याशित है। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह दल साथ आएंगे। हम लोग समय समय पे जो देश के बड़े नेता हैं, जिसमें ममता बनर्जी जी हैं, केसीआर साहब हैं मुख्यमंत्री, ये प्रयास करते रहे हैं एकजुट होने के लिए। नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी प्रयास करते रहे। कोई न कोई रास्ता निकलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो बड़े बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं वो सफल होंगे। मुख्तार अंसारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। रिमांड की मंजूरी मिलने के बाद मुख्तार अंसारी से 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक ईडी पूछताछ कर सकेगी। रिमांड से पहले मुख्तार अंसारी का मेडिकल कराना होगा। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में बांदा जेल से लाकर मुख्तार अंसारी को आज सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। इससे पहले नवंबर 2021 में बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा पहले से जेल में बंद हैं। रिमांड के बाद ईडी 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे के पहले मुख्तार अंसारी को फिर से कोर्ट में पेश करेगी। मेरठ पब्लिक स्कूल में G20 यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्टूडो मैट्रिक्स अखिल भारतीय स्कूली संगठन की मेरठ इकाई के G20 युवा प्रतिनिधि मंडल और मेरठ पब्लिक स्कूल ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। वसुदैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित रहा यह कार्यक्रम का उद्देश्य शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को G20 पर अपने विचारों को साझा करने और आज दुनिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से G20 के बारे में विषय में विस्तार से चर्चा की गई और उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और वसुदैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित गीत भी प्रस्तुत किए गए।
G20 यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसमें हमने मेरठ के करीब 15 स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया है। और मेन उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है आज के इस इवेंट को कंडक्ट करने का वो ये है कि सभी स्कूल्स के बच्चे एक फोरम पे यहाँ पे आके सब असेंबल हों और सब साथ में मिलके, ये जो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है, इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमें G20 प्रेसिडेंसी मिली है, सो सब एक साथ मिलकर इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है मैं कहूँगा, और ये बेसिकली हम लोगों का एक पूरा वो चल रहा है जिसमें हम लोग अलग अलग शहरों में स्कूली छात्रों के साथ विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, और हम लोग नामी गिरानी हस्तियां जो अपने क्षेत्र में नाम कमा चुके हैं या जिनका एक्सपीरियंस है इस डोमेन में, उनको बुलाते हैं और उनका शहर के सारे जो टॉप स्कूल्स हैं उनके सिलेक्टेड प्रतिनिधि और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कराते हैं। और उसी श्रृंखला में यह इवेंट हमारा मेरठ में हुआ है, जिसमें अभी अशोक श्रीवास्तव जी का व्याख्यान रहा। इसका मेजर फायदा मैम ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचना शुरू करेंगे। उन लोगों को G20 के बारे में पता लगेगा, जो अवसर G20 से पैदा हो रहे हैं उनके बारे में पता लगेगा, और अब वो उससे कैसे जुड़ सकते हैं इस बारे में सोचना शुरू करेंगे। जनपद कासगंज को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की मंशा के अनुरूप सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रयोग पर रोक लगाई गई है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। नायब तहसीलदार गरिमा सिंह प्रशासनिक और राजस्व कार्यों के साथ साथ लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक कर रही हैं। वो सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण और हमारे शरीर को होने वाले नुकसान के विषय में विस्तार से बताती हैं, जिसका परिणाम है कि अब लोग बाजारों में कपड़े का थैला लेकर जाते हैं और प्लास्टिक के बर्तनों की जगह अन्य पात्र प्रयोग कर रहे हैं। आप जिस प्लास्टिक को एक बार यानी कि सिंगल बार यूज़ करके और जो थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है बेसिकली, अगर साधारण शब्दों में समझा जाए। और इसकी जो लाइफ होती है आपकी, वो 30-40 ये मिनिमम मान लीजिए आप, और इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आपकी वायु, अगर आप वायु में उसको जलाते हैं तो आपकी एयर पॉल्यूट होगी, और अगर आप उसको ज़मीन में करते हैं, दबाते हैं, तो आपकी लैंड पॉल्यूट होगी। तो आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, और इसको जितना ज़्यादा लोग जागरूक हो सकेंगे इससे संबंध में तो उतना बेटर रहेगा। हमारे गांव में नायब तहसीलदार आई थी, उनने प्लास्टिक पॉलीथीन के बारे में, सिंगल यूज के बारे में लोगों को जागरूक किया। जगह जगह 2-3 जगह चौपाल लगाई और सब लोगों को जागरूक किया। और इसके हमारे गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन चलती नहीं है, क्योंकि ये नाली वगैरह में और भर जाती है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। पशु खा ले तो भी उसके लिए नुकसान है। एक छोटी सिंगल प्लास्टिक के पीछे थोड़ा विरोध चल रहा है। हमारी नायब तहसीलदार साहब गरिमा जी आज गांव में आई और सारे गांव को जागरूक किया और उन्हें बहुत अच्छा बताया। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। जड़ से लेकर फुलक तक अगर इसकी जड़ पकड़ी जाए तो ये फुलक स्वतः ही खत्म हो जाए। समाचार अभी और हैं, पहले लेते हैं ये विराम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 72वीं
पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को आज ही के दिन सरदार पटेल ने मुंबई में अंतिम सांस ली थी। सरदार पटेल को आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार भी माना जाता है। सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। देश के उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सरदार पटेल ने गृह और सूचना मंत्रालय का भी कामकाज संभाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के एकीकरण में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरदार पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया, राष्ट्र की अखंडता व एकता के प्रतीक, वंचितों और अशक्तों के सशक्त स्वर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने दर्जनों रियासतों को राष्ट्रीय भाव के एकात्म सूत्र में पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना का महान कार्य किया था। मिर्जापुर जिले में किसान परंपरागत खेती से हटकर पूरी तरीके से आधुनिक और नई खेती पर जोर दे रहे हैं, जिससे किसान अब लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। मिर्जापुर जनपद के सीटी विकासखंड के नुआब और मणिहान के राजगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। जनपद में 15 किसान बड़े स्तर पर ड्रैगन फ्रूट की पैदावार कर रहे हैं, जिससे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर सहित कई अन्य प्रदेशों में ड्रैगन फ्रूट की आपूर्ति की जा रही है। जिले में 3200 पौधे वियतनाम से लाए गए थे। ड्रैगन फ्रूट की खेती थाईलैंड में सबसे ज्यादा की जाती है। उद्यान विभाग की तरफ से ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि जिले में 85 एकड़ जमीन में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है, जहां तीसरे साल 5 से 6 लाख का शुद्ध मुनाफा भी होता है। क्षेत्र को ड्रैगन हब के रूप में घोषित किया था और उसी को चरितार्थ करते हुए ड्रैगन फ्रूट की पहली नर्सरी हमारे जनपद में आई थी। इस वक्त हमारे जनपद में 85 एकड़ लगभग खेती ड्रैगन फ्रूट की हो रही है, जो कि प्रदेश में किसी भी जनपद के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जिस खेत में मैं गई थी वो रामजी दुबे का खेत था और नुआव गांव में थे, सिटी ब्लॉक में, और बहुत अच्छा उनका कार्य था। किसान वे स्वयं बहुत प्रसन्न हैं इस खेती से। उनका 1 हेक्टेयर में फैला हुआ खेत है, जिसमें 1100 पिलर ड्रैगन फ्रूट के लगे हुए हैं। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि इसकी जो लगभग लागत आती है, इसको सेटअप करने में 5-6 लाख रुपए प्रति एकड़ की लागत आती है, परंतु तीसरे साल से शुद्ध मुनाफा प्रति एकड़ भी 5-6 लाख का होता है। 1.5 साल जरूर आपका फसल का जो फल आने में लगता है, परंतु थोड़ा यदि हम पूरे क्षेत्रफल में नहीं कर सकते तो उनका भी यही सुझाव था रामजी दुबे जी का कि कुछ क्षेत्रफल में अवश्य इस तरह की कोई भी खेती आप ड्रैगन फ्रूट या और अन्य इस तरह की जो कैश क्रॉप्स हैं उसको करेंगे तो ये भी बहुत प्रसन्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों की आय दुगनी की बजाय और भी अधिक हम लोग कर सकते हैं। इनमें किसानों को थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। हम भी इस तरह की विजिट्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे, हम लोग प्रशिक्षण भी करवाएंगे, जिससे किसानों को इस तरह की नई चीज़ों के बारे में पता चल सके और उनकी आय जो है बहुत अच्छे से बढ़ सके। ड्रैगन फ्रूट की खेती में लगभग 5 लाख रुपया हमारा लागत आ चुका है। 1 एकड़ से कुछ ज़्यादा है, 450 पिलर लगाए हैं, उसमें 5 लाख के ऊपर लागत आ चुकी है। हाँ, बिक्री इस साल पूरे सीजन में हुआ है, लगभग 300 रुपया किलो हमारा पूरा निकल गया। इधर तो डेंगू यहाँ शहर में फैल गया, तब तक 400 रुपये में डिमांड हो गई, लेकिन अब उसका सीजन ऑफ हो गया। नहीं तो 400 रुपये में हम दे नहीं पाए, इतनी अधिक डिमांड हो गई। 300 रुपये में वैसे हम पूरे सीजन भर अपना बेचे हैं इसको, 300 रुपये प्रति किलो। जनपद अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत भूमि संरक्षण इकाई द्वारा 8 परियोजनाओं में 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में समतलीकरण एवं मेड़बंदी जल निकासी का कार्य कराया जा रहा है, जिससे 1058 लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ मिला है। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा 100% अनुदान दिया गया है, जिससे खेतों में वर्षा जल संरक्षित किया गया है, जिससे भूमि की सिंचन क्षमता बढ़ी है और पैदावार की लागत में कमी आई है, साथ ही उपज भी बढ़ी है। मेरे खेत ऊंचे नीचे सरकार ने सही करवा दें, अब मेरी फसल सही है रही है, सरकार को धन्यवाद। मेरे खेत ऊंचे नीचे थे, अब वो ठीक करा दी गई है, समतल करा दी गया है। और समृद्धि किसान योजना फ्री वाली, इसके बदले में
मेड़ दर डाल दी गई है, 1 साल हो गया। सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मेरे खेतों की मेड़बंदी बढ़िया समय पे हुई और खेतों को बढ़िया इकसार कर दिया गया। अब खेतों में फसल बहुत बढ़िया हो रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित की जा रही है, जो कि रिच टू वैली सिद्धांत के आधार पर जो हमारी भूमि है उसका चयन किया जाता है। इस समय जो है 1058 किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो वर्षा जल संचयन है, जो कि एक लोगो जिसे हम कहते हैं ना कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में संरक्षित किया जा सके, उसके आधार पर ये काम किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत हम 3 तरह के कार्य कराते हैं, जिसमें आपका कंटूर बंड्स होता है, मार्जिन बंड्स होता है और हम समतलीकरण का काम कराते हैं। जनपद मुरादाबाद में गरीबों के अपने घर का सपना साकार करने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है। विकास प्राधिकरण के द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हर किसी को अपना पक्का घर मिल सके। इसी दिशा में 200 रुपए प्रतिदिन की EMI पर दुर्बल अल्प आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम पैसों की किस्त में उनका अपना घर हो सकेगा। यह सब प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार के विकास के द्वारा ही संभव हो रहा है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि प्राधिकरण के पास 1000 से अधिक रिक्त आवास हैं, जिनकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए है। ऐसे में वास्तविक लाभार्थियों को आवास मिल सके, इसके लिए EMI पर आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। ₹200 जमा करके घर मिल पाएगा, हम बहुत खुश हैं। MDO ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली गरीबों के लिए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने करीब 1800 आवासों का निर्माण किया और सबका आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में भी जो है हमारे पास करीब 1000 आवासों की इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः जानकारी के अभाव में काफी लोग उन आवासों का क्रय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम ऐसे संभावित क्षेत्रों में जाकर के जहां पर इस आय वर्ग के लोग ज्यादा संख्या में निवास करते हैं, तो उनके डोर पर जाकर के उनको हम अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे और उनको जो है उनका जो एक अफोर्डेबल हाउस का एक सपना है उसको साकार करने में हमें इससे मदद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के बाद भारत को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अमेरिका ने भारत के कदम की सराहना की। UN ने किसी भी प्रकार के विवाद को न बढ़ने देने की दी सलाह। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा तेजी से बढ़ रही है देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया के बड़े बाजारों में है भारत, थोक महंगाई दर घटकर 21 महीने के निचले स्तर पर आई। मुख्तार अंसारी की 10 दिन की ED की कस्टडी रिमांड मंजूर। मुख्तार अंसारी से 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक ED कर सकेगी पूछताछ। मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी में 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का किया जा रहा है आयोजन। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पी और बुनकरों ने रखे अपने अनुभव और विचार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि आज। सरदार पटेल ने किया था देश का एकीकरण। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भारत के एकीकरण में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर फ्रांस पहुंचा फाइनल में। रविवार को होगा फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबला। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।